नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में गद्य 11 एक यात्रा यह भी ये हम देखने वाले हैं, जिनके लेखक है रामदर्श मिश्र। तो दोस्तों, एक यात्रा यह भी वो शीर्षक से मालूम पड़ता है कि लेखक जो है अपनी कोई यात्रा का अनुभव हमारे सामने रखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक कहानी है। ये यात्रा यह भी लेखक ने अपना बनी हुई घटना, अपने जीवन में बनी हुई घटना हमारे सामने रखकर एक कहानी हमारे सामने रखी है। इस कहानी में एक रिक्शा वाले की बात है। रिक्शा वाले के संबंधित ये कहानी है। पूरी कहानी में एक रिक्शा वाले की बात हमारे सामने रखी है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वो लेखक को इतना भा गया था दोस्तों। वो रिक्शा वाला शायद कभी कोई यात्रा करने लेखक गए होंगे, वहाँ कोई रिक्शा वाला मिल गया। वो रिक्शा वाला इतना, वो पहले तो शिक्षित था, ग्रेजुएट था और दिल का बड़ा ही अच्छा था। वो यहाँ पर हमारे सामने रखा है। यह संकट में भी पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। कहानी में हम देखेंगे, पर ऊपर से आपको मैं बता दूं कि वो रिक्शा वाला अपनी बात शायद लेखक को बताता होगा कि मेरे जीवन में क्या घटना हुई। तो वो रिक्शा वाले ने एक पीड़ित युवती से शादी करता है। वो स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शा में सवारी करने वाले सभी यात्रियों के साथ उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा और अकल्पनीय है। वो बात हमें कहानी के माध्यम से बताते हैं कि आजकल क्या है, स्त्रियों की बातें बहुत से लोग भाषण में करते हैं। अपने भाषण में स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, स्त्रियों को ये अधिकार देना चाहिए, ये बहुत सी बातें लोग बोलते। लेकिन असल में स्त्रियों का सम्मान कैसे किया जाता है, वो यहाँ रिक्शा वाले ने एक पीड़ित स्त्री को कैसे साथ सहकार दिया, कैसे उसे बचाया, वो एक कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। और इंसानियत के बारे में भी बताया है कि एक रिक्शा वाले में भी कितनी अच्छी इंसानियत होती है। वो भी हमें लेखक ने बड़ी अच्छी तरह से कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। हम कहानी पढ़ते पढ़ते पूरी तरह समझेंगे कि एक इंसानियत और एक स्त्री का सम्मान कैसे आज के ज़माने में भी छोटे से छोटे व्यक्ति करते हैं। देखते हैं, लेखक अपना अनुभव, अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, इसलिए ये लेखक ही बोलते हैं। पूरी कहानी शुरुआत करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरने वाला। तो लेखक को यात्रा से डर लगता है हमेशा। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। तो यात्रा से इसलिए डरते हैं कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़े, हमें मुसीबत का सामना करना पड़े, इस बात से डरते थे लेखक यात्रा से। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। तो पहले तो ऑटो वाले से बहुत दिक्कत होती है यात्रा में कि कोई बाहर का व्यक्ति मिल जाए। अहमदाबाद, हम यहाँ का उदाहरण लेते, अहमदाबाद के बाहर का कोई व्यक्ति मिल जाए ऑटो वाले को, तो वो समझ लेता है कि अहमदाबाद के बाहर का है। तो अनशन यानी कुछ भी भाड़ा मांगते, इधर उधर घुमाकर उसे जगह नज़दीक में हो लेकिन इधर उधर घुमा के ज़्यादा भाड़ा वसूल करते। ऑटो वाले से डर लगता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये चिंता भी बनी होती है। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये भी चिंता उसको लेखक को होती है, इसलिए वो यात्रा से डरते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा लेखक को। एक दिन पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति ने तसल्ली, तो पत्नी साथ थी इसलिए और डरने लगे कि
फैमिली के साथ हम घूमने जाए तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। ज़्यादातर हम देखते जैसे रेलवे स्टेशन उतरते ऑटो वाले 5-10 आ जाते हैं, चलो चलो। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। एक युवक उनके पीछे पड़ गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाओगे ही और कोई ऑटो करोगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? कि बाबूजी आप कहीं जाने वाले हो, आप किसी ना किसी का तो ऑटो करने ही वाले हो, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं कर दे? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देनी यानी रजामंदी दे दी। तो लेखक ने कह दिया कि ओके चलो तुम्हारे ऑटो में चलते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। अच्छी अच्छी बातें करने लगा वो हमारे साथ, और डॉक्टर को मिलने जाना था हमें, तो वहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दिए। उसे पैसे दे दिए, हम अंदर चले गए और पता चला कि डॉक्टर तो और जगह ले गया अपना क्लिनिक। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था वहाँ पर, हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, तो ऑटो वाला वहीं खड़ा था और वो आए लेकर फिर से दूसरी एड्रेस पर पहुँचा दिया। बाबूजी जो इच्छा वो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। तो ऑटो वाले ने बोला कि आपको जो इच्छा हो वो दे दीजिए। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो ऑटो वाला जो दूसरे एड्रेस पर पहुँचाता था उस समय वहाँ पर बोला कि बाबूजी अब डॉक्टर का काम खत्म करके आप कहाँ जाओगे? तो मैंने बोला कि इस होटल पर मैं ठहरा हूँ, लेकिन मुझे देर लगेगी यहाँ पर, तुम चले जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वो वहीं खड़ा था। एक घंटे के बाद हम आए, फिर भी वो वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है ऐसा महसूस होने लगा। हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओगे? फिर कब आऊँ? होटल पर हमें छोड़ दिया। फिर बोला अब कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना हो मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक रहोगे? ऐसे सब प्रश्न पूछने लगा वो ऑटो वाला। कब आओगे वहाँ घूमने? कब जाओगे शहर में? कल शताब्दी से लौटेंगे, यानी कल शताब्दी एक्सप्रेस है जो ट्रेन, उसे हम लौट जाएंगे वहाँ उससे। तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन है मेरा नाम। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। दूसरे दिन वही ऑटो वाला घुमाने लगा और अच्छी अच्छी बातें करने लगा। मुझे बाबूजी कहता था और मेरी पत्नी को अम्मा कहता था। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया हमने। वह बहुत संकोच से साथ आया। चाय पानी साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। थोड़ी परिवार की बातें, अब उसे चाय पीने हम हमारे रूम में लेके आए। थोड़ी परिवार की बातें हमने। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ा मुझे। मैं तो आगरा का हूँ लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है मेरा। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। तो उसने अपने बारे में सब बताया कि मैं आगरा का हूँ। माता पिता बचपन में मर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, वो वकील है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, बीए पास होके नौकरी खोजने में यहाँ पर आया था ग्वालियर में। एक चुप्पी सी थोड़ी सी हो गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है।
अवांछित यानी कुछ ऐसी घटना घटी है उसके साथ। एक दिन उसे छेड़ा नहीं हमने, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। उसने अपने आप शुरू किया अपनी कहानी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। वो बोली, मोहन मुझे बचा लो। उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई तो उसने बोला कि मैं नौकरी के लिए ग्वालियर में भटक रहा था। एक दिन मैं आ रहा था तो अचानक एक थोड़ी सी परिचित लड़की मुझे मिली रास्ते में, और उसने बोला कि मोहन मुझे बचा लो। ध्यान रखना, कहानी यहाँ से बहुत अच्छा मोड़ लेगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा उसे, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशक अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो लड़की ने बोला कि मेरे माँ बाप जो है अधेड़ यानी एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवाना चाहते, उसे बेच रहे हैं मुझे, बूढ़े आदमी से। मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन उससे शादी करूंगी नहीं। मोहन मुझे बचा लो, ऐसा उस लड़की ने कहा। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, यानी मुझे अब क्या करूं ऐसा महसूस होने लगा। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे क्या किया जा सकता है। पुलिस स्टेशन पहुंचे दोनों। थानेदार को हकीकत बताई। थानेदार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने बताया। थानेदार बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। आखिर इसके लिए क्या किया जाए कि इसकी एफआईआर तो अभी लिख लूं, इसके माँ बाप को हवालात में डाल दूं, लेकिन इस लड़की का क्या किया जाए? एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? थानेदार बोले उस लड़के से, मोहन से, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने सिर हिलाकर मना किया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, यानी एकदम चकरा गया मैं तो। थानेदार ने, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। तो मैंने स्वीकृति दे दी कि सर मैं तो अब तैयार हूं, उसमें बुरा कुछ नहीं, लेकिन लड़की को तो पूछिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सिर हिलाकर दे दी। तो लड़की ने भी सिर हिलाकर हाँ कर दी, स्वीकृति दे दी। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती है, बात तय हो चुकी है। अब जो मोहन था उसकी भाभी जो थी उसने अपनी बहन से मेरी शादी पक्की कर ली है, सगाई करने का सोच लिया है। उसका क्या किया जाए? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि वो संकट में है। बड़ा अच्छा जवाब दिया है मोहन ने यहाँ पर सोचकर कि मेरी भाभी की बहन से मेरी शादी पक्की हो गई है, लेकिन उससे तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात आगे बढ़ाई उसने, ये लड़की जो है मेरे परिचय में भी है, सुंदर भी है, और अहम बात यह है, महत्व की बात यह है कि ये संकट में है। ये संकट में है, इसलिए मैं इससे शादी करूंगा। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा कि मानवता के लिए अगर कोई मानवता के बारे में सोचे तो ये लड़की संकट में, इसलिए मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन फिर क्या बात हुई मोहन? हाँ, अब समस्या है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। ये लड़की घर गई तो फिर वही बेच देने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, इसकी माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार
के सामने ये समस्या रखी तो वो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देते हैं, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखकर रख लेता हूँ। तो मोहन पढ़ा लिखा था, वो सब कानून भी जानता था। उसने बोला कि अगर मैं अभी इससे शादी कर लूँ और उसे घर ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, इसके माँ बाप लड़की भगाने का केस भी कर सकते हैं मुझ पर। इसलिए ये समस्या का समाधान कैसे करें, थानेदार को पूछा। थानेदार ने उसका समाधान बताया कि इसको नारी निकेतन में अभी थोड़े दिन रख लेते हैं और उसके बाद इसका सोचेंगे। तो 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में से मेरी शादी करवा दी, थानेदार ने करवा दी। ऐसे थानेदार कम मिलते भाई कि ऐसी समस्याओं के समाधान में वो बीच में पड़े और वो समाधान करवाए। ऐसे थानेदार अभी बहुत कम मिलते हैं। वो थानेदार तो क्या है कि अपना काम कर लेता है, अपनी ड्यूटी में जो काम आता है वही करता है, ड्यूटी के अलावा काम करने वाले ऐसे थानेदार कम मिलते हैं। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर लेखक मोहन की ये कहानी सुनते सुनते बीच में बोले कि मुझे तो ये कहानी सुनता हुआ ऐसा लग रहा है, वास्तव में ऐसा, हकीकत में ऐसा बनना बहुत आश्चर्य की बात है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये थानेदार कवि भी था, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि ये आदमी साहित्य का प्रेमी था, कविता लिखता था, कवि था, और कविताओं में अक्सर स्त्रियों की संवेदनाओं, सामाजिक समस्याओं, ऐसे कवि सब समस्याओं लिखते थे। इसलिए उनका हृदय जो है वो मानवता से भरपूर होता है, साहित्यकारों का, कवियों का हृदय। इसलिए थानेदार ऐसा मानवीय हृदय वाला था। हाँ, तब तक ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ी जाता है। तब यह मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। अब मैंने 15 दिन के बाद शादी की, जब घर गया तो भैया भाभी को ये अच्छा लगा नहीं और हमें घर से निकाल दिया। खफा हो गए, नाराज हो गए। एक तो मैंने उसकी बहन से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और नाती की थी। दो कारण बन गए। एक तो भाभी की बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी, वो मैंने नहीं की, और दूसरी वो दूसरी जाति की थी, इसलिए हमें घर से निकाल दिया। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निकाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अपरितकार व्यवहार बनकर तन मन को अधीन रहता है। हाँ सही कह रहे हो। तो यह कोई नौकरी तो रखी नहीं थी यहाँ पर कोई, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी से सहारे अभी हमारा जीवन चल रहा है। अब ग्वालियर में आ गए तो तुरंत तो मुझे नौकरी मिलने वाली नहीं थी बाबूजी, इसलिए मैंने क्या किया, ऑटो का दामन थाम लिया और हमारा गुजारा चलने लगा। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित की बड़ी बड़ी लेक्चर देते, लेख कविताएं लिखते रहते, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दूर दशा से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर मिश्र जी कहते हैं कि मोहन, लोग बड़े बड़े लेक्चर नारी के सम्मान के लिए कहते हैं, समाज में बड़ी बड़ी कविताएं कवि लिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में नारी का सम्मान वो कैसे करते वो तुमने बता दिया कि एक संकट में पड़ी हुई नारी को तूने कैसे बचा लिया और अपने वास्तविक जीवन में उसे लाकर उसे सम्मान दिया। ये बात ये करना बहुत ही मुश्किल काम है, वो तुमने किया। बहुत बड़े व्यक्ति हो तुम, ऐसा लेखक ने कहा। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला।
मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उगारती रहती है। कि मैंने तो एक ही बार उसे संकट से निकाला, लेकिन वो हर रोज मुझे संकटों से निकालती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। तो लेखक बोलते हैं कि मोहन की यह कहानी जो है, वास्तविक हकीकत जो है, वो हमें इतनी अच्छी लगी कि वो आदमी जो है मोहन बहुत बड़ा मेरे दिल में हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा मैं। वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। तो मैं 500 रुपया वो किराया देने लगा, तो वो बोला कि बाबूजी रहने दीजिए। अरे ये तुम्हारा परिश्रम का है, कोई दान थोड़ी मैं दे रहा हूँ। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मैं माँ बाप मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। तो मोहन अपनी दिल की बात बताता है कि मेरे माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, उसका प्यार मुझे कभी पाया नहीं, लेकिन कल से आप मेरे साथ हो तो मुझे लग रहा है कि मेरे माँ बाप हैं। इससे इस सुख के आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। पैसे तो और लोगों से कमा ही लूंगा मैं बाबूजी। बेटे लेकिन मेरी भी तो सोच है ना, मैं बेटा का शोषण कैसे कर सकता हूँ? कोई मेरा भी कुछ नियम है। कोई बेटा है, मुझे बाबूजी बोलता है तो उसका मैं शोषण करूं, काम करवाऊं उसे और उसे पैसे न दूं? ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन यह तो बहुत है, ये 500 तो ज़्यादा है। इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा, इतना लूंगा कि 500 रुपये तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएंगे मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है कि उसने 300 रुपये वापस किए, 200 रखे और बोला कि बाबूजी ज़्यादा मत बोलिए, और जब भी ग्वालियर आए मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे, तो ही मैं तुझे बुलाऊंगा, ये मेरी शर्त है। उसने 300 रुपये अपनी जेब से रख लिए, जैसे कह रहा कि यह कैसे शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपको फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा कि मैं आपका नंबर मेरे पास है, कभी कभी आपको फ़ोन करता रहूँगा। हाँ भाई शौक से करना, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं बाबूजी, आपका नाम क्या है वो तो पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो अब जब रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगे दोस्तों, तो वो उसकी आंखों में मैंने देखा तो कितना अपनापन मुझे देखने को मिला। एक 2 ही दिन में एक अच्छा भला आदमी जो है दोस्तों, वो ये अपनापन दिखाता है। दुनिया में बिल्कुल मानवता नष्ट नहीं हो गई। ऐसे अच्छे भले मानवता वाले लोग आज भी दुनिया में है। अब हमारा नसीब होगा तो कहीं ना कहीं हमें वो मिल जाएंगे, जैसे लेखक को मोहन के रूप में मिले। मोहन जो है वो दिल का तो अच्छा था, वो अपनापन दिखाता था। अच्छे भले आदमी से वो अपनापन दिखाकर अपना पूरी कहानी अपनी बाबूजी को यहाँ पर लेखक को बताई। और ऐसे मोहन के रूप में हमें मिश्रा जी ने उसका उदाहरण देते ही कहानी सुनाकर, कहानी हमारे सामने रख के हमें कैसा बनना चाहिए, हमें स्त्री का कैसा सम्मान करना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। स्त्री का जो लेख है वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, अपने वास्तविक जीवन में उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमें मिश्रा जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा गद्य समाप्त करते हैं और इसके स्वाध्यायाभ्यास और टिप्पण अपने पुस्तक जो नोटबुक है इसमें लिख लेना। नमस्कार।